नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भले समय खराब है, समय सही भी होगा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी होंगे। तो हम अपनी तैयारी को जारी रखें, यही हमारे लिए सही रहेगा। जीएस का टॉपिक शुरू किया है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें पार्ट 1 में हमने बस संवैधानिक विकास में कौन कौन से एक्ट शामिल हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज उन एक्ट्स को हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो एक्ट आता है, जो संविधान के विकास के लिए है, वैसे 1765 में भी आता है, लेकिन महत्वपूर्ण है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। जो BEIC कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश पे जो शासन कर रही थी, उसके लिए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके आधार पर वो भारत में कार्य करेगी। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने एक गुप्त समिति बनाई थी, गुप्त समिति का गठन किया था। इसी समिति की सिफारिश पर ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे जो कार्य किए? मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी को मिलाकर गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। पहले ये अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसी के अधीन कर दी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, और उसके जो मेन होते थे वो गवर्नर जनरल होते थे, वारेन हेस्टिंग्स। बहुमत के आधार पर निर्णय होते थे, लेकिन गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। ये जो परिषद थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थी। जैसे अभी जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वैसे ही ये परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल की परिषद को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। इसी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। इस उच्चतम न्यायालय में भी 4 सदस्य थे, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। तो कौन कौन से पॉइंट थे इसमें? ये किस आधार पे आई थी? गुप्त समिति के सिफारिश पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स। 4 सदस्यीय परिषद थी। वो परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी होती थी। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, लेकिन गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी गवर्नर जनरल की काउंसिल को दी गई थी। और इसी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य थे, और मुख्य न्यायाधीश इसके थे एलिजा इम्पे। तो अगला एक्ट है आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट, यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा संशोधन किया गया था। ये जो उच्चतम न्यायालय के अधीन ये परिषद थी, इसको मुक्त कर दिया गया था इसके अधिकारों से, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं था। तो अगले एक्ट पे हम बात करेंगे, पिट्स का इंडिया एक्ट। अगला है पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स के इंडिया एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। ये BC का मतलब है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय राज्यों पर दावा का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज था। जो भारतीय राज्य थे जहाँ पे कंपनी का शासन चल रहा था, उन पर ब्रिटिश राज्य का पहली बार आधिकारिक दावा करने का ये प्रथम दस्तावेज था, पिट्स का इंडिया एक्ट। व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक कर दिया गया। कंपनी के पास जो पहले दोनों अधिकार थे, व्यापारिक भी और राजनीतिक भी, ये कार्य अलग अलग कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से
जो संख्या होती थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें जो भारत में कंपनी के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उपहार लेंगे भारतीयों से मतलब कोई ना कोई रिश्वत भी ले सकते हैं, इसलिए उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या क्या पॉइंट थे, भारतीय क्राउन का ब्रिटिश क्राउन का भारतीय राज्यों पर आधिकारिक दावा, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से 3 सदस्य कर दिए गए, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति दी गई, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई जिस पर भारतीय कर्मचारियों के मुकदमे सुने जाएंगे, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद अगला एक्ट है आपका 1786 का एक्ट। तो आइए, ये जो पिट्स का इंडिया एक्ट है ये 1784 में आया था। अगला एक्ट है 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के जो निर्णय थे उनको निरस्त करने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को जो परिषद निर्णय लेगी उनको निरस्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया। दूसरा, प्रधान सेनापति की जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल में समाहित हो गई। ये कौन लेके आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ गवर्नर जनरल बन के भारत में आ रहा था तो उसने कहा कि मुझे ये 2 शक्तियां चाहिए और वो ये 2 शक्तियां लेके भारत में आया। अगला एक्ट है 1793 का एक्ट। इसमें नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया। जो नियंत्रक मंडल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो इंग्लैंड में काम कर रहा था, उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। 1793 के एक्ट से सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको मिल गया, न्यायालय को मिल गया। आज भी उच्चतम न्यायालय करता है संविधान की व्याख्या, उसी तरह ये कानून किसको मिल गया, कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको मिल गया, न्यायालय को। और 1793 के एक्ट में कंपनी का जो शासन है वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और अगला एक्ट अब कब आएगा, 1813 में। तो अगला एक्ट हम पढ़ेंगे 1813 का एक्ट। अगला एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, जो 93 में 20 साल के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 13 में आया, 1813 में एक्ट आया जिसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई कि वो भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। दूसरा इसमें आया था कि चाय और चीन को छोड़कर बाकी जगहों पर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि और लोग भी यूरोप से आके व्यापार कर सकते हैं चाय और चीन को छोड़कर। शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि ये सब हुआ नहीं, लेकिन प्रावधान था। स्थानीय स्वायत्तशासी जो संस्थाएं थी उनको करारोपण करने का अधिकार दे दिया गया। तो 13 में क्या क्या हुआ, ईसाई मिशनरी को अनुमति दी गई धर्म प्रचार करने की, चाय और चीन को छोड़कर बाकी जगह व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, 1 लाख रुपए का प्रावधान भारतीय शिक्षा के लिए किया गया और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण की शक्ति प्रदान कर दी गई। अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी, यहाँ भी कंपनी का अधिकार जो है वो 20 साल के लिए शासन बढ़ा दिया गया। 20 साल बाद 33 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसके अधिकार क्षेत्र में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी आती थी, वो अब गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और ये पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और विलियम बेंटिंग कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यहाँ जो शासन है उसका विकेंद्रीकरण किया गया।
विधि सदस्य जो 3 सदस्य रह गए थे उनको फिर से चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और पहला विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कब किया गया? 1834 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया इसी एक्ट के थ्रू। 1833 के थ्रू दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का प्रतिबंध किस एक्ट के समय लगा था? तो 1833 के समय। किस गवर्नर जनरल के काल में लगा था? तो विलियम बेंटिंग के। धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर आप किसी पर विभेद नहीं कर सकते। ये 1833 के चार्टर एक्ट में था, जो हमारे आर्टिकल 15 में संविधान में दिया गया है। तो ये 33 का था। इसके बाद फिर 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आएगा और 1853 के बाद 1857 में क्रांति हो जाएगी। उसके बाद जो कंपनी का शासन है वो क्राउन के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा और फिर जो आएगा वो भारत शासन अधिनियम आएंगे 1858 से। तो हम 53 का और इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगला जो 1858 का है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला एक्ट है जो BEIC का लास्ट एक्ट कह सकते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के 20 साल बाद ये एक्ट आता है। इसमें क्या क्या पॉइंट है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। जो विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने थे वो पूर्ण सदस्य हो गए। पहले उनको बैठकों में भाग लेने का अधिकार था पर मतदान का अधिकार नहीं था, पर यहाँ से इन्हें पूर्ण सदस्य होने के बाद मतदान का भी अधिकार मिल जाएगा। और जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं करवाना शुरू कर दी गई। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान शुरू किया गया। एक और पॉइंट है शारदा एक्ट। ये भी विलियम बेंटिंग के समय ही आया था, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो दास प्रथा और सती प्रथा दोनों पर रोक किसके समय लगी थी? विलियम बेंटिंग के समय। आशा है आपको ये एक्ट याद हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। सीक्वेंस बनाकर आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हें जो क्राउन के अधीन जो एक्ट आए थे 1858 से लेकर माउंटबेटन योजना तक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आगे चलेंगे संविधान की किस तरह सभा का गठन हुआ, किस तरह बनाया गया, कहाँ कहाँ से कौन से प्रावधान लिए गए। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो शेयर करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।